एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आप जैसे कि जानते हैं कि अमेरिका आज भी महाशक्ति है, कल भी महाशक्ति था। इससे पहले हमारे विश्व में दो महाशक्तियाँ हुआ करती थी, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में रह गया था। उसका वर्चस्व इतना ज़्यादा हो गया था कि अमेरिका के वर्चस्व के लिए ही यह पूरा चैप्टर बनाया गया है। पूरा चैप्टर ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही है कि अमेरिका ने क्या क्या गतिविधियां की थी, किस तरह से अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर फैला हुआ था। तो इस चैप्टर की हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले की दो पार्ट हम प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको हमारी लास्ट वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग का ही नहीं जानेंगे तो हमें एंड का कैसे समझ आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कि अमेरिका का वर्चस्व किस किस तरह था, अमेरिका ने क्या क्या गतिविधियां की थी, जैसे कि अमेरिका नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया था। जी हाँ, अमेरिका ने ही नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया था। और किस प्रकार दिया था ये हम फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अमेरिका के सैन्य अभियानों को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना था। सैन्य अभियान मतलब कि जो जो अमेरिका ने गतिविधियाँ की थी, जो ऑपरेशंस किए थे अमेरिका ने। ऑपरेशंस को ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो युद्ध किए थे अमेरिका ने उनके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। जैसे कि हमने ऑपरेशन इराक फ्रीडम पढ़ा था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच पढ़ा था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पढ़ा था, और हमने प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा था। इन सब के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगी कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व जो पूरे विश्व में फैला हुआ है वो किन किन भागों में, मतलब कि किस किस तरह से फैला हुआ है। जैसे कि सैन्य शक्ति के रूप में है, और ढांचागत ताकत के रूप में है, सांस्कृतिक वर्चस्व है। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिकी सैन्य शक्ति की। अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो किस टाइप की है, उसकी सैन्य शक्ति ने कैसे पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कर रखा है। आप जानते हैं कि अमेरिका एक महाशक्ति है, तो इसका सबसे बड़ा कारण उसकी सैन्य शक्ति ही है। क्योंकि जब भी अमेरिका को लगता है कि मुझे कोई खतरा है, मैं महाशक्ति होने पे कोई खतरा मंडरा रहा है, तो वो उसे खत्म कर देता है। तब हम जान लेते हैं अमेरिका सैन्य खर्च व प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि किसी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी करना फिलहाल संभव नहीं है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अमेरिका के पास इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा सेना है, इतने ज़्यादा हथियार है कि कोई और देश उसका मुकाबला करने, उसकी बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वह सोचेगा भी तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये इस वक्त असंभव है। क्योंकि अभी अमेरिका इतना ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा मतलब कि उसके पास इतनी ज़्यादा सेना है, इतने हथियार हैं उसके पास कि हम उसकी बराबरी करना इस टाइम बिल्कुल असंभव है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में बताया कि 6,60,000 सेना में से 75% अमेरिका के थे सैनिक। तो कितने पहले की बात है, 1991 की बात है वो, और अब तो 2020 चल रहा है। तो इतने सालों में अमेरिका ने अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत कर लिया होगा, आप समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं अमेरिका की ढांचागत ताकत। अब ये ढांचागत ताकत से क्या मतलब है, तो मैं बताती हूँ कि ढांचागत ताकत में समुद्री व्यापार मार्ग जो समुद्र के रास्ते से व्यापार होता है, समुद्र के रास्ते से व्यापार के रास्ते बनाए हुए हैं, उन सबको ये सब इंटरनेशनल रूप में होता है। जी हाँ, पूरी दुनिया का काम होता है समुद्री मार्ग के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टाइटैनिक भी तो इसी तरह से था, जो टाइटैनिक फर्स्ट अपनी फ्लाइट में ही डूब गया था। तो इसी तरह से समुद्री मार्ग बनाए गए हैं इंटरनेशनल काम करने के लिए, आयात निर्यात के लिए। समुद्र का सहारा लिया गया है कि अपना सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए आप क्या पानी का सहारा लिया जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो और नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं। और जैसे कि इसके अलावा ये तो व्यापार मार्ग है जो इंटरनेशनल रूप में। अब इसके अलावा MBA की डिग्री, आप जानते हैं MBA मास्टर ऑफ बैचलर आर्ट जो है वो MBA जो है अमेरिका की ही देन है। जी हाँ, यह है डिग्री। इसका जो आप किसी को क्रेडिट जानना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ही MBA की डिग्री की शुरुआत की थी। अमेरिका से ही MBA की डिग्री की शुरुआत हुई थी। आप जानते हैं आजकल कितने भारतीय MBA
करते हैं, एमबीए की डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर एमबीए की डिग्री ही ना देता अमेरिका तो कैसे वो करते ये सब। और जो तीसरा है वो है अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देता है। जी हाँ, आप जानते हैं अमेरिकी मुद्रा जो है वो डॉलर है, और डॉलर जो है अमेरिका की आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देता है, क्योंकि और लोग आजकल ये इंडियन मनी में पैसा नहीं कमाना चाहते बल्कि सभी डॉलर्स में पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए अमेरिका की जो सबसे बड़ी आर्थिक वर्चस्व है वो अमेरिकी डॉलर है। तो हम आगे देख लेते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व। अब सांस्कृतिक वर्चस्व किस तरह से हम पर हावी है अमेरिका का, हम देखते हैं। नीली जींस, आप भी नीली जींस पहनते होंगे, मैंने भी पहनी है नीली जींस। तो ये सब जो है अमेरिका की ही देन है। अमेरिका ने ही नीली जींस की शुरुआत की थी। और मैकडोनाल्ड, आप जानते हैं मैकडोनाल्ड के नाम से पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसकी भी शुरुआत ये कंपनी भी अमेरिका की ही है। और जैसे कि नीली जींस, मैकडोनाल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के उदाहरण हैं। सबसे बड़े उदाहरण हैं सांस्कृतिक वर्चस्व के नीली जींस और मैकडोनाल्ड, जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में यूज़ की जाती हैं, पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती हैं। अब जिसमें विचारधारा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी विचारधारा जो है, हमारा माइंडसेट जो है चेंज होता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता था, डायरेक्ट शादी होती थी, पर अमेरिका में क्या है, लोग शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अब इंडिया भी अब थोड़ा थोड़ा अपनाने लगा है अमेरिका की इसी कल्चर को, इसी संस्कृति को। इसलिए आप जानते हैं कुछ लोग आज भी इंडिया में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं शादी से पहले ही। और ऐसे खान पान, आजकल हमारा खान पान जो जंक फूड, फास्ट फूड हो गया है, और ये सब कहाँ गए, चाइनीज़ है या फिर अमेरिका के, इंडिया के ये सब खाने पीने नहीं है इंडिया के। तो आप जानते हैं नॉर्मल से दाल चावल रोटी यही सब होते हैं। और रहन सहन, आजकल हमने घरों जैसे कि पार्टियां करने जाते हैं, कहाँ होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये हमारे इंडिया का कल्चर थोड़ी ना है, ये सब विदेशों का ही कल्चर है, ज़्यादातर अमेरिका का ही कल्चर है। तो इसलिए रीति रिवाज, आज का पैर छूने तो सब भूल ही गए हैं। कोई कहीं जाता है तो आशीर्वाद तो देना भूल ही गया है, क्या करते हैं हाय हेलो रह गया है बस, और कुछ नहीं। तो इस तरह से रीति रिवाज हमारे चेंज हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा भाषा, आप जानते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल रूप में सबसे बड़ी भाषा है प्रयोग में लाई जाने वाली। आज हम इंडिया में अपनी हिंदी को छोड़कर क्या सीखते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज सीखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश। जगह जगह आपको बैनर्स बोर्ड लगे दिख जाएंगे कि अमेरिकन इंग्लिश सीखिए सिर्फ 30 दिनों में, सिर्फ 60 दिनों में, मात्र 100 घंटों में। इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश के ऊपर। तो इसीलिए हम इन अमेरिकन चीज़ों के आदी हो गए हैं। हम ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बिना तो हमारी लाइफ रह ही नहीं गई है। और इसके अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। अब इन सब चीज़ों के लिए कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना करता है कि तुम अमेरिका की तरह से रहना सीखो, अमेरिका के पहनावे पहनो, इंग्लिश बोलो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करता है। हम खुद ही तो, हमारा माइंडसेट ही खुद ऐसा हो गया है कि हम उन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं हम बिल्कुल, और दूसरे देशों की संस्कृति को हम अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए कोई हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करता। हम अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। तो यहीं पे ये कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि सारा काम रजामंदी से करवाया जाता है। कि एमबीए की डिग्री अमेरिका वाले थोड़ी ना आके कहते हैं हमसे कि तुम एमबीए करो, हम खुद ही तो एमबीए करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अमेरिकी शक्ति के सामने 3 मुख्य अवरोध। अब तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा था अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका एक इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसने मतलब कि इतने सारे सैन्य अभियानों को अंजाम दिया और कहाँ कहाँ उसका वर्चस्व है हम यह भी जान चुके हैं। अब हम जानिए कि जो अमेरिका सैन्य शक्ति है, अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसके बीच में भी तो कोई अवरोध होगा। अवरोध मतलब रुकावट, उस शक्ति के बीच में भी तो कोई रुकावट होगी जो उसमें बाधा डालती है। तो हम वो ही जानेंगे। तो है अमेरिका की संस्थागत बनावट, जहां कार्यपालिका सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाती है।
कि अमेरिका की संस्थागत बनावट, मतलब कि अमेरिका का जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो भी एक मुख्य अवरोध, एक प्रमुख अवरोध है अमेरिकी शक्ति के सामने, जहां पर कार्यपालिका सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाती है। अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उस पर कौन अंकुश लगाती है? कार्यपालिका, जिसके कारण अमेरिका के सामने ये एक मुख्य अवरोध है, अमेरिका के सामने एक मुख्य बाधा है कि उसकी संस्थागत बनावट। अब हम सेकंड देख लेते हैं, अमेरिकी जनसमाज की उन्मुक्त प्रवृत्ति, जहां वे अपनी सरकार की कमजोरियों का भी खुलकर विरोध करते हैं। अमेरिका का जो जनसमाज है ना, वो उन्मुक्त प्रवृत्ति का, उन्मुक्त प्रवृत्ति मतलब खुली प्रवृत्ति। अमेरिका के जनसमाज के मन में जो भी आता है वो उसे बोल देते हैं। यह नहीं कि वे डरें कि हम बोलेंगे तो हमारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई नेता किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो हम चुपचाप सुनते रहेंगे, बल्कि कुछ नहीं बोलेंगे। कोई छोटे से छोटा नेता भी ऐसा बोलता है ना, हम चुप रहते हैं। पर अमेरिका में क्या है, जैसे अगर किसी राष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति है, उसने कुछ गलत बोल दिया तो अमेरिका जो जनसमाज है ना, जो साधारण लोग हैं, आम जनता है, वो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और यह इतिहास में एक बार हो चुका है कि किसी भी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा बोला कि लोगों को बुरा लग गया, उन्होंने आवाज़ उठाई, उस राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया था। जी हाँ, रिजाइन करना पड़ गया था राष्ट्रपति को, आम जनता के कारण। आम जनता ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पर इंडिया में तो हम किसी नेता के खिलाफ ही नहीं बोल पाते, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए अमेरिका के सामने मुख्य अवरोध हैं। हम देख लेते हैं थर्ड, नाटो में शामिल राष्ट्र अमेरिका पर लगाम कस सकते हैं। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था नाटो के बारे में। जैसे नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो नाटो में जो शामिल देश हैं वो अमेरिका पर लगाम कस सकते हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? जो बहुत बड़े बड़े, बहुत ताकतवर देश हैं वो नाटो में शामिल हैं, तो वो अमेरिका पर लगाम कस सकते हैं। अगर अमेरिका कुछ भी गैर कानूनी करता है, कुछ गलत करता है, कोई भी गलत कार्य को अंजाम देता है अमेरिका, तो नाटो में जो शामिल राष्ट्र हैं वो उस पर लगाम कस सकते हैं। तो यह तो होते अमेरिका शक्ति के सामने 3 मुख्य अवरोध। यह बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसके सामने क्या अवरोध हो सकते हैं एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अवरोध नहीं है। हम अंदाजे से ये सब एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते। इन अवरोधों के लिए हमें पढ़कर जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिससे हमारी नॉलेज पता लगा सके कि हम पढ़ के भी आए हैं एग्जाम में या बिना पढ़े ही हम एग्जाम देने आ गए। तब तक हमने जान लिया कि अमेरिका के जो वर्चस्व है, उसकी जो शक्ति है, उसके सामने मुख्य अवरोध क्या हैं। हम जानेंगे कि वर्चस्व से बचने के उपाय, जैसे कि हम अब तक वर्चस्व के बारे में पढ़ते आए हैं कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व है, तो इससे बचने के उपाय भी तो होंगे कुछ। अब कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए अब हम वर्चस्व से बचने के उपाय देखेंगे। कौन सा उपाय है? सबसे पहले बैंड वैगन नीति। अब क्या है बैंड वैगन नीति? इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए अपना विकास करना। में कोई भी देश हम पर वर्चस्व करता है, किसी देश का वर्चस्व हमारे देश के ऊपर है, तो हम उसका लाभ उठाकर अपने देश का विकास करें। अब हमारे लिए कोई चीज़ नुकसानदायक होती है तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। जी हाँ, किसी चीज़ के सारे डिसएडवांटेज नहीं होता, उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर होते हैं। इसी तरह से बैंड वैगन नीति का तात्पर्य है कि जो वर्चस्व जनित देश है, कोई देश हम पर वर्चस्व है, तो हम उसका विरोध ना करके बल्कि उसके अवसरों का लाभ उठाएं और उस लाभ से हम अपने देश का विकास करें। जैसे कि MBA की डिग्री है, भारत में MBA की डिग्री का वर्चस्व है कहाँ की है? अमेरिका की। तो MBA की डिग्री को पाकर हम लाभ उठा सकते हैं। MBA करके हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है MBA करके। इसी तरह से हमें लाभ उठाने चाहिए वर्चस्व जनित जो देश हैं उनसे। तो यही बैंड वैगन नीति का तात्पर्य था। बहुत अच्छे से याद रखिए कि बैंड वैगन नीति वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए अपना विकास करना। हम सेकंड जान लेते हैं, अपने को छुपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देश की नज़र ना पड़े। इसका मतलब कि अपने आप को छुपा लेने की नीति, हम छुपा लो ताकि जो देश हम पे वर्चस्व करना चाहता है वो उसकी नज़र ही हम पे ना पड़े।
तो पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एक देश कब तक अपने आप को छुपा सकता है, कब तक अपने विकास करने से रोक सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये इस नीति की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी ये हमारी बुक में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप को छुपा लेने की नीति, जिससे ताकि वर्चस्व वाला देश हमें देख ना सके, हम उसकी नज़र हम पर ना पड़े और हमारे देश पे अपना वर्चस्व ना जमा सके। और जो हमारा थर्ड है, राज्येतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करें। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने हिंदी की बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि जो पोइट होते हैं, इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है कि जो पोइट होते हैं, लेखक होते हैं, वो कटाक्ष प्रहार करते हैं किन चीज़ों पे जो उन्हें पसंद नहीं होती। तो इसी तरह से स्वयंसेवी संगठन है, जैसे कि एनजीओ होते हैं, एनजीओ आप जानते होंगे जो जनता के लिए कार्य करते हैं। और कलाकार क्या कौन, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट और बुद्धिजीवी मतलब कि विद्वान जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं, जो लिखते हैं, लेखक होते हैं, राइटर होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मीडिया, आज का मीडिया का बहुत ज़्यादा जोर है। तो यह सब मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकते हैं, मतलब कि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाए, इसके ऊपर पोएम्स लिखें और इनके बारे में लिखें, और जो हमारी मीडिया है वो इसके बारे में विरोध करे। तो इन सब के कारण भी अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो सकता है, अमेरिका के वर्चस्व से बच सकते हैं। और जो हमारा लास्ट है वो है भारत, रूस, चीन जैसे ताकतवर देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इन्हें सर्वप्रथम अपने मतभेदों को दूर करना होगा। जैसे कि विश्व में कोई अमेरिका ही तो एक बड़ा देश नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, फिर सेकंड चीन, फिर भारत। इसी तरह से भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है बड़े देशों में। तो इसी तरह से जो बड़े बड़े देश हैं वो मिलकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, अमेरिका महाशक्ति को चुनौती दे सकते हैं। और आप जानते हैं इस टाइम पे, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें चीन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। चीन एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो आने वाले वक्त में महाशक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। पर जैसे कि बड़े बड़े देश हैं, ये अमेरिका को चुनौती कब दे सकते हैं, जब इनके बीच में खुद मतभेद ना हो। पर ऐसा नहीं है। आप जानते हैं भारत और चीन के बीच में कितने मतभेद हो चुके हैं। अभी हाल ही में भारतीय सैनिक मारे गए थे, किसके कारण, चीन के कारण। और अभी चीन जैसे कि बायकॉट कर रहे थे भारतीय चीन की सामानों का, पर अब ऐसा नहीं है कि अब तो चाइना से फ़ोन भी आने शुरू हो गए हैं, और टिकटॉक जो कि चाइना का एक ऐप है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए, तभी अमेरिका को हम चुनौती दे सकते हैं। तो आई होप ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे, किस प्रकार थे, भारत ने सोवियत संघ के साथ क्या क्या कार्य किए। तो उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। तो चलिए एक बार भारत और अमेरिका के संबंध देख लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। जी हाँ, जब अमेरिका और भारत का संबंध है वो कब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, और फिर भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे बनाने, बहुत अच्छे बनाने के लिए भारत मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई। तब वैश्वीकरण क्या था, वैश्वीकरण था किसी भी वस्तु का, हर चीज़ का मुक्त प्रवाह। और वैश्वीकरण के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है। जी हाँ, इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण क्या था, किस प्रकार होता था, वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं थी। हर चीज़ वैश्वीकरण से रिलेटेड हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो इसलिए मैं आपको भी थोड़ा सा बता रही हूँ कि मुक्त प्रवाह वो कोई भी चीज़ हो सकती है, भाषा हो सकती है, किसी भी चीज़ का लेन देन, कपड़ों का, पहनावे का, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य, हर तरह का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण में आता है। तो जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी तो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। अब आगे हम देख लेते हैं, भारत अब अमेरिकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेरिका की जो विदेश नीति है, विदेश नीति क्या होती है, इसमें विदेशी देशों के साथ संबंध स्थापित करने हो। तो जो अमेरिका की विदेश नीति है उसमें भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो क्यों महत्वपूर्ण है ये हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसके क्या क्या लक्षण है। अमेरिका जो है, भारत के लिए अमेरिका क्यों महत्वपूर्ण है।
अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर भारत कोई भी अपना व्यापार करता है तो उसका सबसे बड़ा साझेदार कौन है? अमेरिका है, जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, विश्व की एक महाशक्ति है। और सेकंड है, अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा। अब अमेरिका जो है भारत से संबंध अच्छे करने के लिए क्या करता है? अपने अध्यक्षों को भेजता है, मतलब कि अपने नेताओं को भेजता है। आप जानते हैं ना कि दौरे किए जाते हैं, अलग अलग देशों के दौरे। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताती हूँ। आपको किसी के साथ संबंध अच्छे बनाने हो तो आप क्या करते हैं? उसके घर आना जाना करते हैं, आप उसके घर जाते हैं, उसको अपने घर बुलाते हैं, जिसके कारण आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत में यात्रा करना, मतलब कि भारत से संबंध अच्छे करने के लिए उनका यात्रा करना। तो मैं बताती हूँ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, जैसे मैं लिखा भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में भारत की यात्रा की थी। और अभी फ़िलहाल में 2019 में, यानी कि 1 साल पहले ही अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी भारत की यात्रा की थी। तो इसी तरह से संबंध अच्छे करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्राएं करते हैं नेता। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी और बराक ओबामा ने भी भारत की यात्रा की थी। और आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यात्राएं की, अनेक अनेक देशों की यात्राएं की, अनेक अनेक देशों के दौरे किए। किस लिए? ताकि उनसे संबंध अच्छे हो सकें, सिर्फ इसी मोटिव से। तो हम आगे देख लेते हैं, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव। जहाँ जो भारतीय लोग जाते हैं अमेरिका में, वो क्या करते हैं? वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे सिलिकॉन वैली है जहाँ पर भारतीयों को काम दिया जाता है। तो सिलिकॉन वैली में भारतीयों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, भारतीयों की बहुत ज़्यादा भूमिका है सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका से भारत के संबंध इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि भारतीय लोग जो काम करने जाते हैं वो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जाते हैं, और सिलिकॉन वैली में ही जाकर वे कार्य करते हैं, वहीं पर रहते हैं। और जैसे MBA की डिग्री के बारे में मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग MBA की डिग्री करने के लिए भी अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब और देख लेते हैं सामरिक महत्व के भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौतों का संपन्न होना। सामरिक महत्व, जैसे कि हमारे हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, और जो हमारे मतलब कि और भी बहुत सारे हथियार होते हैं। खाली परमाणु हथियार ही तो सब कुछ नहीं होते, गन्स वगैरह भी बहुत सारे हथियार होते हैं। तो इन सब के समझौतों के लिए जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। भारत ने सैन्य परमाणु समझौतों का संपन्न होना, अमेरिका जो इसके बाद बहुत ज़्यादा सैन्य सुरक्षा है, बहुत सारे हथियार हैं। तो जब अमेरिका उससे संपन्न है तो भारत भी कोई खरीदार है। जैसे कि भारत ने अभी रूस से राफेल खरीदा था, इसी तरह से भारत ने अन्य हथियार जो अमेरिका से भी खरीदे हैं। और हम आगे देख लेते हैं बराक ओबामा की यात्रा 2015 में। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बराक ओबामा ने 2015 में भारत की यात्रा की थी, और यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया था। कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। जब बराक ओबामा आए थे भारत में, तब उन्होंने कुछ समझौते किए थे, कुछ सौदे हुए थे। कैसे सौदे? से रक्षा सौदे। रक्षा क्या होती है? क्या हमारे देश की रक्षा करना, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? सैनिक ज़रूरी होते हैं और हथियार ज़रूरी होते हैं। तो इन सब के लिए एक समझौता किया गया था, और बहुत सारे क्षेत्रों में भारत को ऋण यानी कि लोन देने की भी घोषणा की गई थी कि अमेरिका भारत को लोन देगा। अनेक अनेक क्षेत्रों में, वो क्षेत्र यहाँ पे नहीं दिखे। तो ऐसे कि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, सैन्य क्षेत्र, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में भारत को ऋण देने की घोषणा की गई थी अमेरिका में। और जैसे वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, अभी आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में, जिस टाइम पे दिल्ली में दंगे चल रहे थे। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे उस टाइम दिल्ली में दंगे चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली के एक स्कूल की यात्रा भी की थी, स्कूल का एक दौरा किया था। और उसके बाद ही आप जानते हैं विश्व में महामारी फैल चुकी है, जैसे कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक महामारी के रूप में। अमेरिका में भी कितनी ज़्यादा जनहानि हो चुकी है, कितने लाखों
लाखों लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी 20 लाख से ऊपर कोरोना केस पाए जा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कितनी बड़ी महामारी है। और अभी तक अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी इस महामारी से नहीं लड़ पा रहा है। तो आप जान सकते हैं कि यह महामारी कितनी ज़्यादा डेंजर होगी, कितनी खतरनाक होगी कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति उससे नहीं लड़ पा रही है। उस विश्व की महाशक्ति के इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। आज तक मैं बता दूं सबसे ज़्यादा मरने वालों के आंकड़े हैं वो सिर्फ अमेरिका के ही हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से वो अमेरिका के ही लोग मरे हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों को सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं भारत में प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे समझौते किए हैं, बहुत सारी वार्ताएं की हैं, बहुत सारी मुलाकातें की हैं, जिनमें क्या क्या बातें हुई हैं, आर्थिक से मतलब कि पैसों से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड और सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों से रिलेटेड, इन सबको सकारात्मक, इन सबको अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं और सुदृढ़ीकरण यानी कि मजबूत बनाने के लिए अनेक दिशाओं में कदम उठाए गए हैं। तो यह तो थी भारत और अमेरिका के संबंध। आपने जान लिया कि किस प्रकार भारत के संबंध थे। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो कौन है, वो अमेरिका ही है। तो इसीलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ आ गया और पूरा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरे चैप्टर की वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो हम बना चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।